जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है कि बताने जा रहे हैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक फुलपरास के बारे में। हालांकि मैं बराबर आरटीआई से रिलेटेड काम करता हूँ, मतलब जनहित में काम करता हूँ मैं। हमने जो है कि आरटीआई ऑनलाइन किया था बिहार के ऑफिशियल पोर्टल से। जो आरटीआई बिहार सरकार का जो वेबसाइट है उस पर हमने आरटीआई आवेदन किया था। आरटीआई आवेदन मैंने किया था 21 मई 2024 को, और प्रथम अपील करने का जो डेट दिया गया था वो 26 जून 2024 को दिया गया था। पर किसी कारणवश जो है कि हम यहाँ पर प्रथम अपील नहीं कर पाए, लेट हो गया। और इसके साथ ही जो है कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई फाइल किया था। हालांकि जब आरटीआई लगाने के बाद हमको ध्यान नहीं रहा प्रथम अपील का, और किसी कारणवश जो है कि हम उसमें अपील भी नहीं कर पाए समय से। फिर क्या था, ये आवेदन जो है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलपरास को ये हस्तांतरित होकर के आया था। और इस आवेदन जो है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलपरास ने ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को जो है कि हस्तांतरित किया था। जो किया था उन्होंने 14 अगस्त 2024 को 14 अगस्त 2024 को जो है कि हस्तांतरित कर दिया गया था। आप उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए उसका साइन वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। और हस्तांतरित होने के बाद इसका एक आवेदन जो है कि ग्रामीण जो आवास पर्यवेक्षक फुलपरास है इनको प्राप्त हुआ, पर ये सूचना हमको नहीं दिया। जब ये हस्तांतरित किया तो उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हमको सूचित किया कि यह सूचना हम मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसको जो है कि ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और उन्होंने चिट्ठी हमको भेजा था, जो इस लिफाफे में पैक था। आप देख सकते हैं लिफाफा, ठीक है, इस लिफाफा में पैक था। अब कारण क्या है, ये वीडियो शूट करने का जो मुख्य कारण है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 17 नवंबर 2024, और ये चिट्ठी जो हमको प्राप्त हुआ था ये हमको प्राप्त हुआ था 3 अक्टूबर 2024 को। और जो है कि ये आवास सहायक जो होते हैं वो अभी तक जो है कि सूचना नहीं दिया। कारण है, मैं बताता हूँ। हमने सिर्फ 5 साल का डाटा मांगा था, 5 साल से कम ही का डाटा था जो हमने मांगा था। हमने सोचा कि उस पर हो सकते हैं भ्रष्टाचार होगा, तो मैंने एक अनुमान लगाया था, और इस पर जो है कि हमने सूचना जो है कि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, पर हमको सूचना नहीं मिला। तो इसी के रिगार्डिंग जो है कि आज मैं पुनः एक आरटीआई लगाने जा रहा हूँ जो ऑनलाइन होगा। और आज है 17 नवंबर 2024, आज रविवार भी है, तो देखते हैं पोर्टल पर होता है तो आज ही कर देंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो हम कल जो है कि कर देंगे, मतलब 18 नवंबर को जो है कि कर देंगे। पर आप लोगों को अगर आप सब आरटीआई आवेदन लिखना चाहते हैं ग्रामीण आवास से पर्यवेक्षक के रिगार्डिंग, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं यह मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको A to Z जानकारी जो है कि मैं यहाँ पर जो है कि आपको बताऊँगा। बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो जो है कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही
आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप पब्लिक न्यूज़ एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं शॉर्ट वीडियो, सो यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल वीडियो देखने के लिए आप जो है ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मैं ले चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है कि लिखना है, आप चाहे तो पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, नहीं आपके पास एक पेपर ले लेना है व्हाइट पेपर और उस पर भी आप लिख सकते हैं। अगर आप साथ के साथ लिखना चाहते हैं तो आप जो है कि एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर पहले जो है कि आपको लाइन में लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। उसके बाद नीचे आपको लिखना है सेवा में। उससे नीचे आपको लिखना है पीडीए लोक सूचना अधिकारी जी और अंत में आपको पीआईओ लगा देना है, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। ठीक है। उसके बाद आपको कार्यालय, मान लीजिए हम लोगों का जो है कि ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक फुलपरास पिन कोड 847409 बिहार मधुबनी से जो है कि सूचना प्राप्त करना है। आप अपने अनुसार यहाँ पर एड्रेस डालिएगा। मान लीजिए आप फुलपरास से बाहर का, मान लीजिए बाबूबढ़ी, खजौली, ऐसा जो भी आपका जो है कि अंचल है, अंचल का आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। उसका पिन कोड, जिस राज्य और जिले का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय में लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित निम्न बिंदुओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है मांगी गई सूचना, और मांगी गई सूचना में आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मान लीजिए आप गांव का मांग रहे हैं या शहर का मांग रहे हैं तो आप उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं किसी गांव का लेना है तो मुझे ऐसे आपको लिखना है, मान लीजिए अंचल फुलपरास, अनुमंडल फुलपरास, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ पंचायत गेहुमा बेड़िया में स्थित गांव मुरवाला वार्ड नंबर 11 से संबंधित सूचना चाहिए, लिख दिए। उसके बाद नीचे पॉइंट बाय पॉइंट आपका जो भी जो है कि क्वेश्चंस हैं, आपका जो भी सवाल हैं, आपको लगता है कि जो आप सवाल जो है क्वेश्चंस मांगे हैं, मतलब आपने जो सूचना मांगे हैं वो सत्य हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अनुमान लगाकर भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं देगा, अगर होगा तो ये लोग देगा। ठीक है। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 में है, आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। यह 2011 के जनगणना के आधार पर आवास सूची तैयार किया गया था। यदि हाँ तो सबसे पहले तैयार सूची का प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। पॉइंट नंबर 1 था, जिसे हम बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर, वर्ष 2011 से आपके जवाब लिखे जाने तक आवास योजना में कितने लोगों का नाम हटाया गया और कितने लाभार्थी का नाम जोड़ा गया, और कितने लाभार्थी अपना आवास किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया तथा किस आधार पर किया, उसका प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। और उसके बाद ABC करके आपको लिख देना है, जैसे मैंने लिखा है। A, ट्रांसफर करने वाले लाभार्थी का नाम व पता। B, ट्रांसफर से प्राप्त करने वाले लाभार्थी का नाम व पता। C, किस किस तारीख को ट्रांसफर किया गया तथा ट्रांसफर से प्राप्त किया गया उसका भी तारीख पर, मतलब जो ट्रांसफर से प्राप्त किया किस, मतलब किस समय में जो है किस तारीख को प्राप्त किया, वो भी जो है कि आपको यहाँ पर इसको मेंशन करना है, ये मैंने मांगा है। तो उसके साथ ही यहाँ का D में है, किस आधार पर नाम हटाया गया तथा जोड़ा गया और ट्रांसफर किया गया, उसका प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। और कोई ना कोई आधार होगा नाम हटाने का या जोड़ने का, है ना, तो उसका प्रमाणित जो छायाप्रति है, जो आपके पास कोई आवेदन मान लीजिए दिया होगा, तो उसका सूची प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराइए। और उसके साथ ई में हमने लिखा है, नाम जोड़ा गया लाभार्थी का नाम व पता बताए लिखित रूप में। मतलब जितने भी जो नाम जोड़ा गया है लाभार्थी का,
उसका नाम वो पता लिखित रूप में बताने के लिए हमने कहा है। हालांकि पहले भी था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है, वर्ष 2011 से आपके जवाब लिखे जाने तक कितने लाभार्थी का नाम या नाम जो स्पेलिंग होते हैं, शब्द भी बोलते हैं, वो जो है ना अपने हिसाब से लिखिएगा नाम वो या। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है कि छूट गया था, वो छूट गया था सुधार का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका नाम सुधार किया गया है उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराए। ठीक है, यह सुधार बीच में छूट गया था, आपको जो है कि आप देख लीजिएगा। टाइपिंग होता है, जब जल्दीबाजी जो टाइपिंग होता है ना, तो उसमें कभी जो है कि छूट जाता है, इसीलिए जो है छूट गया था। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर ए में लिखना है, नाम सुधार करने से पहले की सूची उपलब्ध कराए। मतलब जब नाम सुधार नहीं किया गया था उससे पहले का सूची उपलब्ध कराए। हालांकि ऊपर भी हमने लिखा है, लेकिन फिर भी अगर इस बीच में जो है कि 2011 के बाद 12, 15 है ना 16, उसके बीच में कभी नाम सुधार किया होगा तो उसका पहले का सूची और बाद का सूची जो है कि आपको लेना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए हमने लिखा है नाम सुधार करने से पहले की सूची उपलब्ध कराए। बी, नाम सुधरने के बाद की सूची उपलब्ध कराए। सी, किस आधार पर नाम सुधारा गया उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराए। उसके बाद नंबर पॉइंट 4 में लिखा है, मतलब 4 में लिखा है, जिस ग्राम सभा में लाभार्थी का यह चयन किया गया उस ग्राम सभा की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराए। मान लीजिए जो लाभार्थी का चयन जो होता है वो ग्राम सभा के अनुसार होता है। ग्राम सभा में देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पास जो है कि घर नहीं है, इस प्रकार से जो है कि होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर वर्ष दिया है, वर्ष 2011 से 14 तक का मतलब रजिस्टर का कॉपी चाहिए। और दूसरा हमने दिया है बी में, वर्ष 2015 से आपके जवाब लिखे जाने तक। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने लिखा है, वर्ष 2015 से आपके जवाब लिखे जाने तक स्वीकृत आवेदन पर किन किन लाभार्थियों का भुगतान किया गया और कब किया गया, उस सूची का यहाँ पर उसे लिखा गया है। मैं इसको कट करता हूं। उस सूची का निम्नलिखित विवरण के साथ छायाप्रति उपलब्ध कराए। ठीक है, जैसे ए में लिखा है हमने लाभार्थी का नाम, दूसरा आपटन की तारीख, तीसरा सी किस आधार पर आपटन किया गया, और डी बाकी लाभार्थी का सूची। तो कुछ इस प्रकार से आप भी जो है कि लिख सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट में जो है कि हमने लिखा है, सरकार के नियम अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार कौन कौन है, इसका क्या मापदंड है, इस योजना से संबंधित सभी शासन निर्देशों नियमों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या निर्देश है, क्या मापदंड है, उससे जुड़ा सभी नियम दिशा निर्देश क्या है सरकार का, उसके साथ ही जो है कि क्या नियम है, ये प्रमाणित छायाप्रति हमको उपलब्ध करे जो सरकार का आदेश है। उसके बाद 7वां नंबर में हमने लिखा है, वर्ष 2024-25 अभी कितने लाभार्थी का नाम सूची में है जिसको आवास का भुगतान नहीं हुआ है और उनको मिलने वाले हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। मतलब वर्तमान 2024-25 यानी कि हम जो अभी कर, इसके बाद का जो है कि सूचना आपको इसी प्रकार से आवेदन लिख लेना है। और आप चाहते हैं इस आवेदन का PDF जो है कि आपको प्राप्त करना है तो आप कमेंट करिएगा। और साथ ही अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं या ट्विटर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप जो है कि कमेंट करिए। और इसके साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे आपको जो है कि आवेदक का हस्ताक्षर करना है, दिनांक आपको दे देना है आवेदन के नीचे, और नीचे अपना एड्रेस लिखना है। जो भी आप एड्रेस लिखिएगा उसमें ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। ठीक है, अब मैं ले चलता हूँ आपको ऑनलाइन प्रोसेस का प्रतिक्रिया बताता हूँ कि आप अगर बिहार से हैं तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है कि आपको जाना है
लिखना है अपने गूगल में जो है कि ओपन करना है। आप गूगल यूज करते हैं या क्रोम यूज करते हैं तो आपको वहाँ पर चले जाना है और उसमें लिखना है आपको RTI बिहार। अगर RTI बिहार लिख करके भी आपको आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। या आप लिख दीजिएगा जानकारी.बिहार.gov.in लिखिएगा तो आपके सामने वो वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा आवेदक हस्ताक्षर में जो है ना, आवेदन पर आपको एक डिजिटल साइन आपको दे देना है। डिजिटल साइन यानी अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा और इसको एक फ़ोटो क्लिक करके मतलब खींच करके और अपने गूगल में जाना है और वहाँ पर आपको रिमूव बीजी का एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट। तो उस वेबसाइट से जो है कि इसको बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिएगा और इसी फ़ोटो को जो है कि जो आप रिमूव करिएगा इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर सिग्नेचर में जाके आपको जो है कि इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि डिजिटल साइन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से डिजिटल साइन आपको बनाना है। जब आप इस वेबसाइट पर आइएगा, बिहार की इस वेबसाइट पर RTI वेबसाइट पर, तो आपको फर्स्ट नंबर पर मिलेगा अप्लाई फॉर RTI का ऑप्शन। अप्लाई फॉर RTI के ऑप्शन पर जो आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। यहाँ फर्स्ट अपील कर सकते, देखिए यहाँ पर है RTI आवेदन, है ना। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में जो नेम है आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान देना है कि जिसमें भी रेड स्टार लगा हुआ है इसको भरना ज़रूरी है। तो जो भी डिटेल मांगता है इसको आपको भरना ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए नेम का आगे नेम लिखना है, जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आधार कार्ड नंबर डालना है। और इसके साथ ही आप यहाँ देखिए एड्रेस लाइन जिसमें स्टार लगा है उसमें एड्रेस डालिए। अगर एक से ज़्यादा एड्रेस है आपका तो 1 2 करके यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इसमें भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जो भी स्टेट से हैं। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं मधुबनी से हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक और विलेज ऑप्शनल हैं, पंचायत भी ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पिन कोड डालना ज़रूरी है, तो आपको जो भी पिन कोड है आप डाल दीजिएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको एजुकेशन बताना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो आप यहाँ से अपने रिगार्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एजुकेशनल स्टेटस जो है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर में उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ से आप चुन सकते हैं 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप अपने रिगार्डिंग सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे जो आइएगा उसके बाद तो यहाँ पर लिखा है इज द एप्लीकेंट बिल ऑफ प्रॉपर्टी लैंड, यानी कि आप अगर BPL कार्ड धारक हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप BPL कार्ड धारक होंगे तो आपको आवेदन फीस नहीं लगेगा। जो भी सूचना आपको आप प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में जो है कि आपको सूचना दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, BPL कार्ड नंबर डालना है और BPL का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। ध्यान देना है PDF आप जब अपलोड करिएगा तो आपको 5 MB के अंदर ही करना है, मतलब 5 MB तक आप कर सकते हैं। अगर 5 MB से ऊपर जाइएगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आवेदन जमा नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप मान लीजिए मेरे केस में नो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 रुपया फीस मैं दूंगा जो है कि यहाँ पर। हालांकि मैं भी BPL से जो है कि हूँ, BPL का धारक हूँ। मेरे परिवार, इसमें आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आपके परिवार का जो मुखिया हैं, जो भी सदस्य हैं, वो BPL कार्ड में उसका नाम है तो आप उस कार्ड का डिटेल दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आवेदक हैं तो आप ही का BPL में नाम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट। तो जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपकी समस्या के आधार पर मैं बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा रूरल जो है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो है कुछ सूचना चाहिए था,
तो मैं रूरल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आप अपने रिगार्डिंग सेलेक्ट करिए, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आपके समस्या के अनुसार आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप जो RTI लिखेंगे, जो हमने आपको PDF बनाना सिखाया है, तो उस PDF को आपको जो है कि यहाँ पर RTI रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिख देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हूँ, और आपको सब्जेक्ट में लिख देना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, आपको लिखना है। फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसमें, जिसमें 1000 अक्षर आप लिख सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं, तो आपको इसमें लिख देना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संलग्न आवेदन के अनुसार सूचना उपलब्ध कराए। क्योंकि हम मान लीजिए आप फाइल जो है कि अपलोड करिएगा PDF फाइल, तो ये संलग्न आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको लिख देना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संलग्न आवेदन के अनुसार सूचना उपलब्ध कराए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, जहां पर बोला जाएगा आर यू श्योर टू सेव एंड प्रोसीड। तो आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही यस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद जो है कि यहाँ पर जो भी आप डिटेल भरे होंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ ही जो है आप जो PDF लगाए हैं PDF यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पर एक बार ओपन करके देख लेना है कि यही PDF तो नहीं है। यदि यही PDF होगा तो आपको ठीक है, नहीं तो आपको जो है कि यहाँ से मोडिफाई भी आप कर सकते हैं। तो यही PDF है, तो मैं यहाँ पर फिर बैक चलता हूँ। और यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए कोई एड्रेस वगैरह गलत हो जाता है तो आप मोडिफाई पर क्लिक करके वापस से उस पेज पर जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो है कि मेरा जो डाटा है वो सही है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है कि मैं यहाँ पर हाइड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर वही मैसेज आएगा आर यू श्योर टू कन्फर्म, तो आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करिएगा तो क्लिक करते ही जो है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो OTP आपको इस बॉक्स में डाल करके प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। तो मैं यहाँ पर जो वन टाइम पासवर्ड है इसको आपको जो है कि यहाँ पर डाल देना है और फाइनली प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर यू पेबल अमाउंट जो है कि 10 रुपया जो है कि फीस है यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखेगा पेमेंट गेटवे का, तो आपको इस पर एक्सेप्ट करना है, सही का टिक लगाना है, मतलब यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद पे पर आपको क्लिक करना है। फिर आएगा आर यू श्योर टू पे, तो आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो है कि आपके सामने जो है कि आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है कि देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड ईयर, तो आपको ईयर में आपको जो है कि मान लीजिए 2024-25 सेलेक्ट करना है। प्रोवाइड में आपको 1 टाइम डालना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको नीचे आना है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ जानकारी मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पर ई पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। नीचे पेमेंट डिटेल है, उसमें आपको ई पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक जो है कि अगर इसमें दिया गया बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, उसके बाद जो है कि यहाँ पर IDBI बैंक है, जो है कि इंडियन है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है और यूनियन बैंक है, ठीक है ना। तो इस बैंक में आपका अकाउंट है और आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, तो आप उसी जो है कि अकाउंट को सेलेक्ट करिएगा। अगर आप दूसरे अकाउंट से पैसा जो है कि दूसरे अकाउंट, यहाँ पर जो लिस्ट में नाम है यहाँ पर, इसमें से किसी भी बैंक में आपका
खाता नहीं है, मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, किसी दूसरा अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो उस केस में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट करिएगा, सबमिट करिएगा, तो यहाँ पर जो है कि आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे SBI का नेट बैंकिंग है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI। लेकिन आपको ध्यान देना है, नेट बैंकिंग से आपका आवेदन स्वीकृत होता है, पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से जो है कि नहीं होता है। उसका पेमेंट वापस जो है कि यहाँ पर बोलता है कि आ जाता है, पर वापस आता नहीं है और आपका जो आवेदन है उसको आवेदन नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप दूसरे बैंक से इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है, मतलब अदर बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अदर बैंक नेट बैंकिंग, इसमें आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 10 रुपया पहले और 6 रुपये चार्ज, यानी 16 रुपया आपको लगेगा। सो आपको यहाँ पर अदर बैंक नेट बैंकिंग पर क्लिक करना है अगर आपके पास अदर बैंक है तो। मान लीजिए मेरे केस में दूसरा है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर अदर बैंक का सेलेक्ट किया हूँ। सो मैं यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा, तो क्लिक करते ही आपके सामने जो है कि आप जो बैंक सेलेक्ट करिएगा, मेरे केस में HDFC है, अपने केस में आप अपने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, तो जो भी इसका नेट बैंकिंग है आपको खुल करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो है कि HDFC का नेट बैंकिंग है, तो यहाँ पर खुल के आ चुका है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर जानकारी जो है कि हाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर है कंज्यूमर ID, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो भी ID और पासवर्ड है डाल करके आपको कंटिन्यू करना है, अपना लॉगिन कर लेना है नेट बैंकिंग में। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अपना डिटेल जो है कि यहाँ पर यूजर ID डाल करके और जो पासवर्ड है डाल करके यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपने HDFC बैंकिंग में जो है कि लॉगिन कर लिए हैं। अब नीचे जो है कि आपको यहाँ पर जितना पैसा पेमेंट करने का ऑप्शन जो है कि दिया गया था 16 रुपया, तो यहाँ पर आ चुका है और उसका रेफरेंस नंबर भी साथ में, अकाउंट नंबर भी आ रहा है। मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है कि यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो बैंक से लिंक है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको OTP बोलते हैं। तो OTP 6 डिजिट का होगा, मतलब 6 अक्षर का होगा। तो आप जो है कि वह OTP डाल करके आपको कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है। तो मेरे मोबाइल में जो है कि OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक पेमेंट जो है कि सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जब आप RTI आवेदन का फ़ी जमा करते हैं, तो आपको साथ के साथ जो है कि आवेदन नंबर मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है। और इसके साथ ही उसमें डेट भी दे देता है कि आपको किस समय प्रथम अपील करना है और कब द्वितीय अपील करना है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको कट नहीं करना है वेबसाइट को। ठीक है, कम से कम आपको जो है कि 20 से 25 मिनट जो है कि रहने देना है, अगर इंटरनेट आपका स्लो है तो। अगर नहीं है फिर भी आपको रहने देना है। यहाँ पर प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बिहार का जो वेबसाइट है यहाँ पर पता नहीं किसी कारण बस उतना फास्ट नहीं है, तो आपको वेट करना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर सॉरी दोस्तों ईमेल ID पर जो आवेदन नंबर नहीं जाता है 20 मिनट के अंदर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 40 से 45 मिनट के अंदर आपका जो आवेदन नंबर है वो आपको ईमेल पर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बोला था वेट करने के लिए, मेरा इंटरनेट फास्ट है, इसलिए यहाँ पर जो है कि आवेदन संख्या यहाँ पर आ चुका है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से 2-4 अक्षर जो है कि हमने ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और उस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि यही आपका जो है कि सबूत हो गया है ना, कि आपने ऑनलाइन किया था। सो
आपको इसको नोट करके रख लेना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ा सकें। आपके मन में किसी तरह का सवाल सुझाव हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपका कमेंट का जवाब देने का। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।